हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई। तो 11th क्लास की बायो में हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद है? रिवीजन करते हो? चीज़ें जब समझ में नहीं आती हैं तो उनका रिवीजन किया करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, वीडियो को देखो ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। 11th साइंस बायो में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और उसका ये हो गया पार्ट नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। हम इसमें एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं? ये प्लांट की मॉर्फोलॉजी है। इसे कहते हैं पादप का जो शारीरिकी है वो प्लांट की बाहरी अंगों का अध्ययन करना। तो प्लांट के जो बाहर ऑर्गन होते हैं जैसे कि जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फल हैं, फूल हैं, वो बाहर से कैसे दिखते हैं? क्या बाहरी लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लांट एंजियोस्पर्म का है, जिम्नोस्पर्म का है, या फिर वो मोनोकोट है या डाइकोट है? तो इन्हीं लक्षणों के बारे में हमने पढ़ रहे हैं। लास्ट के क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा है? जनरल जानकारी के बाद में हमने रूट पढ़ा, हमने स्टेम पढ़ा, हमने लीफ भी पढ़ा था। लास्ट के दोनों वीडियो में लीफ ही थी। आज लीफ का थोड़ा सा पोर्शन बचा है, उसके बाद में हम इनफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लीफ के मॉडिफिकेशन बचे हुए थे। लीफ के रूपांतरण या मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। पर्ण के रूपांतरण। क्या कोई पत्ती बदल सकती है कोई विशेष कार्य करने के लिए? कोई भी जो लीफ है वो विशेष कार्य करने के लिए क्या बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। जैसे कि डंडाथोर की लीफ कैसी होती है? फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस तो सारी लीफ ही करती हैं, वो चेंज कर लेती है अपने आप को। जैसे कि प्याज, लहसुन, इनकी जो लीफ होती है तो भोज्य पदार्थों के संग्रहण के लिए वो भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती है, कुछ फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं। तो मतलब अलग अलग प्रकार से अपने आप को बदल लेती हैं। जो पत्तियां हैं वो अपने आकार को बदल सकती हैं। कुछ हैं वो चपटी हो जाती हैं, कुछ किसी प्रकार की हो जाती हैं। तो ये तो जनरल बातें थी। हमारे लीफ का जो मेन मुद्दा था वो हमने पिछले दोनों वीडियो में, इस वीडियो से पहले वाले दोनों वीडियो हैं उस वो केवल और केवल लीफ पर आधारित थे, पर्ण पर आधारित थे कि वो पर्ण है वो होती कैसी है। पर्ण के प्रकार हमने पढ़े। पर्ण के रूपांतरण तो चलो ठीक है, फिर भी है। पर्ण के विन्यास की बात करो, पर्ण का सिरा विन्यास करो, उसके प्रकार हैं कैसे कैसे डेवलप हो सकती है मोनोकोट और डाइकोट की लीफ, वो हमने देखा। तो मोनोकोट और डाइकोट की लीफ में यदि अंतर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? जालिकावत सिरा विन्यास होता है डाइकोट की लीफ में। मोनोकोट में हमेशा समांतर सिरा विन्यास होता है। डाइकोट की लीफ की दोनों सतह अलग अलग होती हैं। मोनोकोट की सतह की जो दोनों लीफ की दोनों सतह वो जैसे हैं वैसे कि वैसे दोनों साइड में एक जैसी होती हैं। तो कुछ कॉमन डिफरेंस भी हैं, तो वो हमने पढ़े थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इनफ्लोरेसेंस पर रहेगा, पुष्पक्रम पर रहेगा। तो ये बिफोर लास्ट वीडियो की कुछ कंक्लूजन किया है, बातें की हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुष्पक्रम। इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम यानी इनफ्लोरेसेंस। पुष्पक्रम है क्या? पुष्प तो समझ में आता है, शायद फूल होते हैं। ये पुष्पक्रम क्या है? एज इट इज एक ही लैंग्वेज है। कह सकते हैं कि फ्लावर के आने के पहले जो कंप्लीट फ्लावर है उसके पहले की कंडीशन ही पुष्पक्रम है कि शाखा पर पुष्प लगे किस तरीके से हैं। तो कहाँ लगे रहते हैं? तने पर। फूल हमेशा कहाँ लगते हैं? तने पर या शाखा पर। तो इन दोनों पर पुष्प के लगने की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ द फ्लावर ऑन द स्टेम या ब्रांच, ये बात आपको याद रखनी है। किसकी पोजीशन कि वो किस प्रकार से लगा है? पोजीशन ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम, ब्रांच भी कह सकते हैं आप, कि तने पर या शाखा पर फूल है वो कैसे लगे, वो आगे लगे, नीचे लगे, दाएं लगे, बाएं लगे, किस प्रकार से लगे हैं, इसी कंडीशन को हम पुष्पक्रम कहते हैं। तने पर या शाखाओं पर पुष्प के लगने के क्रम को ही क्या कहते हैं?
पुष्पक्रम कहते हैं। जनरली जो पुष्पक्रम है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक असीमाक्षी पुष्पक्रम, और दूसरा होगा ससीमाक्षी पुष्पक्रम। एक रेसेमोस होता है, दूसरा काइमोस। एक रेसेमेस और दूसरा काइमोस। अच्छा, ये गलत लिखा गया पुष्पक्रम। इसे कहते हैं रेसेमोस और ये होता है साइमोस कहते हैं, कुछ लोग इसको काइमोस कहते हैं। दो प्रकार का पुष्पक्रम हो गया। जनरली देखो, यदि हम किसी फ्लावर की बात करें, ये कोई फ्लावर है, तो फूल लगने के बाद में भी यदि शाखा की वृद्धि हो रही है, किसी डाली पर या किसी तने पर फूल आ गए और फूल आने के बाद में भी तना बढ़ रहा है, उसकी शाखा बढ़ रही है, इसे कहते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम। ससीमाक्षी में पुष्प आने के बाद में शाखा की वृद्धि नहीं होती है। एक चीज़ आपको ये बताऊं मैं कि जैसे कि ये कोई ब्रांच है, इस ब्रांच पर यहाँ पर फ्लावर लगना है ना, ऐसे ये सारे के सारे फ्लावर हैं, ये फूल हैं सब। तो जहाँ पर फूल लगे रहते हैं इस वृंत को हम कहते हैं पेडेंकल। पेडेंकल का मतलब होता है पुष्प वृंत, मतलब वह वृंत नुमा संरचना जिस पर सारे फ्लावर लगे रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पावली वृंत कह सकते हैं। पेडेंकल का मतलब होता है पुष्पावली वृंत, जिस पर बहुत सारे फ्लावर लगे हैं, उसे क्या कहते हैं? पुष्पावली वृंत कहते हैं। आगे बात समझ में। और पुष्पावली वृंत के बाद में फ्लावर इस प्रकार से लगे हैं कि उस शाखा की आगे वृद्धि नहीं होगी, तो फिर ससीमाक्षी। समझ गए? फूल आने के बाद में तने की या शाखा की किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती, इसे कहते हैं ससीमाक्षी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पुष्प आने पर तने या हरि भगवान, तने या शाखा की वृद्धि रुक जाती है। और इसमें क्या होगा? असीमाक्षी में, असीमाक्षी का मतलब पुष्प आने पर वृद्धि होती रहती है। तो दो प्रकार के पुष्पक्रम हो गए, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी पुष्पक्रम में वृद्धि लगातार होती रहती है, चाहे फूल कितनी बार फूल आएगा साइड से वृद्धि हो जाएगी। ससीमाक्षी में फूल आने के बाद में वृद्धि नहीं होती। जैसे कैलोट्रोपिस आंकड़ा जो है उसमें फूल आ जाएगा, ऊपरी छोर पर आता है फूल, तो फिर उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती, फूल झड़ेंगे उसके बाद में ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार से हमने ये पहला एक हल्का सा टॉपिक पढ़ा है पुष्पक्रम। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे फूल के बारे में। नोट करो इन चीज़ों को। तो ये तो होगी जनरल बात पुष्पक्रम की। तो दो प्रकार के ये हमने लिखे हैं, कुछ और पुष्पक्रम भी विशेष प्रकार के हो सकते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की हम बात करें तो ये पहला, ये दूसरा और तीसरा। यदि हम ले विशेष प्रकार के पुष्पक्रम, विशेष प्रकार के पुष्पक्रम जैसे कि कुछ अलग अलग प्रकार के हैं, इन दोनों से हटके भी हो सकते हैं। नंबर एक हाइपेंथोडियम, ये कलश की आकृति का एक फ्लावर होता है। मोस्टली ऐसे हाइपेंथोडियम जो पुष्पक्रम होते हैं वो आपको मिलेंगे बरगद में, अंजीर में, बरगद और अंजीर में मिलेंगे। तो पुष्पक्रम कैसे होते हैं? इस प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं, अजीब टाइप से, तो इन्हें हाइपेंथोडियम कहते हैं। एक और हो सकता है साइथियम, ये केवल और केवल यूफोर्बिया में मिलेंगे आपको।
यूफोर्बिया किसको कहते हैं? डंडाथोर को, डंडाथोर में मिलेंगे। एक होते हैं वर्टिसिलेस्टर, कूट चक्रक, वर्टिसिलेस्टर। हालांकि ये चीज़ें आपकी बुक में है नहीं, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है आपके 11th क्लास का, उसमें ये चीज़ें ऐड नहीं है, लेकिन जब बात निकल आई है पुष्पक्रम की तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। हाइपेनथोडियम किस में होगा? बरगद और अंजीर में होगा। साइथियम पुष्पक्रम यूफोर्बिया यानी डंडाथोर में होगा। कूट चक्रक जिसे वर्टिसिलेस्टर कहते हैं, ये आपको मिलेगा तुलसी में। एक प्लांट है जिसका नाम मरवा, तुलसी और मरवा। तुलसी का नाम सबको पता है, बॉटनिकल नाम ओसीमाम सैंक्टम, ये तुलसी का बॉटनिकल नाम है। तो तुलसी और मरवा में कूट चक्रक या वर्टिसिलेस्टर प्रकार के विशेष पुष्पक्रम पाए जाते हैं। ये कैसे पुष्पक्रम होते हैं? ये यहाँ पर फ्लावर लग गया, फिर ऊपर लग गया 3 के गुणनफल में, इस प्रकार का एक पेडंकल बनता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका जनरल जानकारी पुष्पक्रम की। अब हम फ्लावर की जानकारी लेते हैं। मिटाओ इसको, एक बार नोट कर लिया करो बीच में वीडियो को पॉज करके। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? फ्लावर के बारे में। पहले तो हम डेफिनेशन लिखते हैं कि फ्लावर एक्चुअल में है क्या। तो फ्लावर की डेफिनेशन होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूं। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्टेम या शूट। पुष्प एक रूपांतरित पर्व होता है। पुष्प एक रूपांतरित पर्व है, यानी तने में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि फ्लावर बन जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि फ्लावर क्या है, फ्लावर कैसा होता है। एक फ्लावर के 4 भाग होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एक फूल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला भाग उसका होगा बाह्य दलपुंज, दूसरा होगा दलपुंज, तीसरा होगा पुमंग और चौथा होता है जायांग। मोस्टली तो यही भाग होते हैं। बाह्य दल का समूह बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज को अंग्रेजी में कैलिक्स, इसे कोरोला, इसे एंड्रोसियम और इसे कहते हैं गाइनोसियम। अब इनके संकेत भी हैं। बाह्य दलपुंज को के से, इनको सी से, इसको ए से और इसको जी से, ये इसके संकेत हैं। आपको डिटेल में बताऊंगा पूरा, एक बार आप शॉर्ट में इसको यही समझेंगे। अब हम एक फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं कि एक फ्लावर एक्चुअल में होता कैसे है। ये लीजिए, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनेगी एक फ्लावर में। ये ब्लैक से बनाना पड़ेगा यहाँ पर।
इस प्रकार से एक फ्लावर बन रहा है। कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करनी है हमें। जनरली ऐसा हम एक फ्लावर को मान सकते हैं। ये फ्लावर किसी डाली पर लगा हुआ है। अब देखिए इसके जो भाग हैं उसके नाम कौन कौन से हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको एक फ्लावर के डायग्राम के नाम याद रखने हैं। ये क्या है? पुष्प का वह भाग जो पुष्प को खड़ा रखने का काम करता है, ये पुष्प वृंत है। इसे पेडिकल कहते हैं, याद रखना, पेडिकल। ये पुष्प का आसन है, जहाँ पुष्प है इसे पुष्पासन कहेंगे। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसे थैलेमस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या है? इस अकेली पत्ती जो हरे रंग की है इसे बाह्य दल कहते हैं। इसे बाह्य दल कहते हैं। इसे अंकुड़ी भी कहते हैं। बाह्य दल या अंकुड़ी एक ही बात है। और ये बहुत सारी होते हैं ना, चार पांच की संख्या में होते हैं, तो फिर बाह्य दल का समूह बाह्य दल पुंज कहलाता है। तो इस एक को हम सेपल कहते हैं। ठीक है। अब ये रेड कलर का 1 2 3 ऐसे हैं, इसे दल कहते हैं। रेड वाले को रेड वाले से ही लिख दूं, इसे दल कहते हैं। या इसका दूसरा नाम पंखुड़ी है, दल या पंखुड़ी कह दो, इसे पेटल कहते हैं। और ये 1 2 3 इनका समूह क्या कहलाता है? दल का समूह दलपुंज। ठीक है। अब देखिए ये क्या है? ये पुंकेसर है, जो ब्लैक वाला है। ये जो ब्लैक वाला है इसको मैं कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं। ये पुंकेसर है, इसे स्टेमिन कहते हैं। और पुंकेसर का समूह कहलाता है पुमंग। और ये क्या है? ये स्त्रीकेसर है। स्त्रीकेसर यानी कार्पल। तो कितनी चीज़ें हो गई? ये वाला भाग पुष्पवृंत, इसके ऊपर का वह भाग जहाँ फ्लावर पूरा टिका हुआ है पुष्पासन, यानी पुष्प का आसन। जैसे कि राजा का आसन होता है सिंहासन, वैसे पुष्प जहाँ रहेगा पुष्पासन, जिसे थैलेमस कहते हैं। इसके ऊपर का ये वाला भाग जो हरे हरे होते हैं, ये बाह्य दल या अंकुड़ी, इसे अंग्रेजी में सेपल कहते हैं। ये जो रंगीन हैं लाल कलर के, पीले कलर के, ये दल होते हैं, इसे पंखुड़ी भी कह सकते हैं। ये पुंकेसर हैं, जिसे अंग्रेजी में स्टेमिन कहते हैं। और ये फ्लावर का बीच वाला भाग स्त्रीकेसर है। ठीक है। तो मोटा मोटी तौर पर तो कितने भाग हुए? 1 2 3 और 4। ये 2 तो इसके नीचे वाले भाग हो गए जो काम में नहीं आते ज़्यादातर, मतलब जब कोई पुष्प जनन करेगा उस कंडीशन में ज़्यादा काम नहीं आएंगे। तो बाह्य दल का समूह क्या है? बाह्य दल पुंज। दल का समूह क्या है? दलपुंज। पुंकेसर का समूह क्या है? पुमंग। और स्त्रीकेसर का समूह क्या है? जायांग, यानी गाइनोसियम। तो डायग्राम बनाइए अच्छे से। तो संकेत सारे लिखे हुए हैं, है ना। जैसे कि बाह्य दल का समूह है तो नीचे लिखे। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाह्य दल का समूह है। एक लिख रहा हूँ, बाकी सारे आप लिखना। बाह्य दल का समूह क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज। अंग्रेजी में क्या लिखोगे इसे? ग्रुप ऑफ सेपल। बाह्य दल का समूह यानी ग्रुप ऑफ सेपल, बाह्य दल पुंज, इसे कैलिक्स कहते हैं। और इसे किस अक्षर से दर्शाते हैं? याद रखना ये, क्योंकि ये चीज़ें आगे काम में आएंगी। के से। एक ऐसे ही दूसरा लिखो, दल का समूह है। दल का समूह क्या कहलाएगा? दलपुंज। इसे अंग्रेजी में कोरोला कहते हैं। और किस से रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। देखो बेटा, ये ऐसे है ना, आपने फ्लावर देखा है तो ये हमेशा हरे रंग के होते हैं, नीचे वाली पत्तियाँ। तो ये हरे रंग के क्या हैं? बाह्य दल। इसका दूसरा नाम अंकुड़ी।
तो बाह्य दल, इसका ऐसे एक इसको बाह्य दल कहेंगे, ये भी बाह्य दल और ये भी बाह्य दल, तो इन सब को मिलाकर क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज। और ये भी दल है, ये भी दल है और ये भी दल है। लाल कलर के जितने भी होते हैं या पीले कलर के होते हैं वो सारे दल हैं। और तो दल का समूह दलपुंज यानी ग्रुप ऑफ पेटल। ग्रुप ऑफ पेटल कोरोला कहलाता है, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे वाली चीज़ें दिख तो रही हैं, अच्छा थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ये लीजिए, अब इसको यहाँ से नोट कर लो सब बच्चे। दल का समूह दलपुंज, इसे कोरोला कहते हैं या ग्रुप ऑफ पेटल कह दो चाहिए आप, ठीक है। वैसे ही यहाँ वाली चीज़ें भी देखो क्या हैं। पुंकेसर एक ही है रहा, एक ही है रहा, लेकिन बहुत पुंकेसर होते हैं, तो पुंकेसर का समूह क्या कहलाता है? पुमंग। तो पुंकेसर का समूह है यानी ग्रुप ऑफ स्टेमीन को क्या लिखेंगे? पुमंग। और एंड्रोसियम, और इसे दर्शाते हैं किससे? ए से। ऐसे ही यहाँ पर लिख लो, लेकिन ये बात याद रखना कि यहाँ पर केवल एक ही होता है अंडाशय। ये वाला जो स्त्री केसर है ना, स्त्री केसर का समूह जायांग कहलाएगा, जिसे जी से रिप्रेजेंट करेंगे। पर जनरली फ्लावर के अंदर पुष्प में स्त्री केसर हमेशा एक ही होता है, ये बात याद रखनी है आपको। और इसका भी देखो बनाएं कि ये अलग से क्या है, इसके क्या क्या नाम आप दे सकते हैं, ये भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या पुंकेसर हो गया, और फिर स्त्री केसर। स्त्री केसर को क्या कहते हैं? कार्पल, पिस्टिल भी कह सकते हैं, कार्पल या पिस्टिल। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। तो चार चीज़ें के, सी, ए और जे, जी। तो के, सी, ए और जी। फिर से इसको और डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो एक चीज़ तो हमेशा याद रखनी है कि पुष्प एक्चुअल में है क्या। पुष्प कुछ भी नहीं है, तने का रूपांतरण है, क्योंकि फूल ऐसे अलग से तो बनेगा नहीं। तने में कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से तना बदल जाता है। किस में? फ्लावर में। तने पर पत्तियां तो लगती हैं, तने पर पत्तियां तो लगती हैं, तो पत्तियां बनने की बजाय कई बार फूल बन जाते हैं। तो तने का रूपांतरित भाग ही क्या कहलाता है? पुष्प कहलाता है। यानी फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्टीम एंड शूट। पुष्प वास्तव में तने का रूपांतरित भाग है, या पुष्प एक रूपांतरित पर्रो होता है, ये इसकी डेफिनेशन। और फिर फ्लावर के सारे पार्टेशंस कि एक फ्लावर के कितने भाग होते हैं, कौन सा भाग क्या काम करता है, तो ये डिटेल आप अच्छे से नोट कीजिए। इसे एक नाम इसका और है निदल, बाह्य दल, अंकुड़ी या निदल। ये एक बात याद रखना, ये चीज़ें हमेशा हरी होती हैं बेटा। बाह्य दल लगभग सभी फ्लावरों में क्या होते हैं? हरे ही होते हैं। और ये हमेशा क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं, ये रंगीन होते हैं। और मोस्टली क्या होते हैं? जैसे गुलाब में लाल होते हैं, सरसों में पीले होते हैं, तो ये हमेशा कलर में ही होते हैं, याद रखना। दल या पंखुड़ी हमेशा क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, वो लाल या पीले होते हैं। तो ये रंगीन क्यों होते हैं? ताकि कीटों को आकर्षित कर सके। मधुमक्खियां हैं, इसके रंग को देखकर उड़कर आ जाती हैं, जिससे परागण की क्रिया होती है, तो फिर जनन की प्रोसीजर शुरू हो जाती है। तो बाह्य दल और दल, अब इनके 4 चक्कर भी हैं। ये पहला चक्र है, कौन सा चक्कर है? फर्स्ट चक्कर। ये कौन सा चक्कर है? दूसरा चक्कर। ये तीसरा चक्कर, और ये कौन सा है? चौथा चक्कर। तो एक फ्लावर को हम चक्कर में भी बांट सकते हैं, 4 चक्कर, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा और चौथा चक्कर। तो पहले चक्र में फ्लावर के क्या है? बाह्य दल, फिर अंदर जाओ दल, फिर पुंकेसर, और लास्ट में क्या होता है? स्त्री केसर। तो यही चीज़ें आपको क्लियर करनी है, यही चीज़ें आपको पढ़नी है कि किस प्रकार से एक फ्लावर के 4 भाग होते हैं। आई बात समझ में? तो फ्लावर के मोस्टली कितने भाग हो गए? 4, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग। के, सी, ए और जी से किसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जनरल जानकारी आपको फ्लावर को दोबारा बनाना, रफ कॉपी में सारे भागों के नाम लिखने हैं, ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाओ। और उसके बाद में एक एक करके हम बाद में डिटेल से पढ़ते हैं। तो अगले वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, क्या काम हो सकता है, क्या क्या करना है आगे, और डिटेल में इसके अंदर क्या क्या है। तो इसमें कुछ और स्ट्रक्चर भी होती हैं जिन्हें बीजांड कहा जाता है अंडाशय के अंदर। ये इसका पूरा नामकरण हम अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो लगातार बने रहिए, देखते रहिए,
बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू।